नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमिताभ बनर्जी है। मैं एक एपिडेमियोलॉजिस्ट था इंडियन आर्म फोर्सेस में 20 साल से भी ज़्यादा। अभी मैं फिलहाल एक प्रोफेसर हूँ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पूना में। तो आज का विषय हमारा है एचपीवी वैक्सीन को लेके। एचपीवी वैक्सीन क्या है और किसके लिए दिया जाता है। एचपीवी वैक्सीन का फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। इसका वैक्सीन का लक्ष्य क्या है, जो कि सर्वाइकल कैंसर इसको कहते हैं। सर्विक्स क्या होता है, जो बच्चादानी होता है यूट्रस, उसका जो निचला भाग होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। और स्त्रियों में 40 साल के बाद 45 साल के बाद 50 साल के बाद इसमें कैंसर होने का संभावना रहता है। तो एचपीवी वैक्सीन इसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा, इसका प्रिंसिपल क्या है। जो पाया गया था कि कई सर्वाइकल कैंसर जो मरीज हैं उनमें एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक छोटा वायरस होता है जिसको कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। पैपिलोमा यानी छोटा सा मस्सा जैसा, ऐसे ये करता है, मच्छर जैसा इसका लक्षण होते हैं, जो कि कैंसर नहीं होता है। मस्सा होता है और दूसरे टाइप के स्किन में या जो सरफेस होता है, सर्विक्स का जो अंदर का लाइनिंग होता है, उसमें ऐसे कुछ लीजन्स होते हैं जिसको कि हम अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको पैपिलोमा वायरस कहते हैं। और इसका जो सोच ये है कि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो यंग गर्ल्स में अगर इसका जो इन्फेक्शन होता है, और इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, विथ इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। जब सेक्सुअल एक्टिविटी चालू होता है तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस माना जाता है। और अगर इसको यंग एज में अगर इसका इन्फेक्शन होगा तो इसमें कुछ लक्षण जैसे मैंने बताया मस्सा वगैरह होता है, जो कि ठीक हो जाता है। पर ये इनका कहना है कि जो लोग साइंटिस्ट लोग, इनका सोच ये है कि ये बाद में जाके जो लोग को ज्यादा इन्फेक्शन होता है, ये संभावना बढ़ जाता है सर्वाइकल कैंसर का। तो इनका जो है ये वैक्सीन, इन्होंने 2006 में ये गार्डेसिल वैक्सीन लाइसेंस हुए थे। और ये वैक्सीन क्या करता है कि एचपीवी वैक्सीन इन्फेक्शन को रोकता है लड़कियों में, और यहाँ तक कि कुछ देश में लड़कों में भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये सेक्स इंटरेक्शन से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है। तो ये चाहते हैं कि ये इन्फेक्शन ना हो। तो इसके जो एचपीवी वायरस होते हैं, इसके 100 सीरोटाइप से भी ज़्यादा सीरोटाइप्स होते हैं, पर कुछ ही सीरोटाइप कैंसर के साथ जुड़े हुए हैं। सीरोटाइप 16 और सीरोटाइप 18, पर्टिकुलरली सीरोटाइप 16। तो ये जो वैक्सीन बनता है, गार्डेसिल वैक्सीन, सर्वासिक्स, ये दो ऐसे कुछ ट्रेड नेम्स हैं। तो ये वैक्सीन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द सीरोटाइप 16 एंड 18। और उसके अलावा भी दो चार और सीरोटाइप कुछ वैक्सीन है जो इंक्लूड करते हैं, पर 100 सीरोटाइप पूरा नहीं इंक्लूड करते हैं। तो इनका कहना है कि ये 16 18 से ही ज़्यादा संभावना है। पर इसको अभी ये वैक्सीन तो 2006 में, इसमें कुछ जो एविडेंस है आज के तारीख में, जो एविडेंस है, और ये इसलिए ज़रूरी है ये हमको एविडेंस को अच्छे से समझना, क्योंकि अभी कई जगह से प्रपोजल्स है कि इसको इंडिया के या कंट्री के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको शामिल किया जाए। और इससे क्या है कि जितने बच्चे गर्ल चाइल्ड से चालू करेंगे, 9 से 12 साल के उम्र के जो लड़कियां हैं, उसको ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो इसको अगर नेशनल प्रोग्राम में होगा तो सभी लड़कियों को दिया जाएगा। तो इसको सोचने के पहले ये बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होगा। और डब्ल्यूएचओ इसको 100 कंट्री के ऊपर 100 देशों में ये ऑलरेडी लागू है, ये ऐसा कहता है। पर इसमें अभी एविडेंस, कुछ ऐसे एविडेंस है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यह है कि अभी कुछ पेपर ऐसे आए हैं, मैं आपको पेपर का नाम बताऊंगा अंत में, जो कि कहता है कि जो एविडेंस है बहुत मजबूत नहीं है। जो हमको सबूत है इसका कि वैक्सीन से कैंसर रुक जाएगा, इसमें हम बहुत अच्छे से दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। इसकी कुछ वजह है। पहली वजह यह है कि ये वैक्सीन 206 में लॉन्च हुआ है, 2006 में।
और जो कैंसर होता है वो जाके 40-50 साल उम्र के औरतों के जाके होता है। तो अभी लार्ज स्केल यंग गर्ल्स में आप वैक्सीन दे रहे हो, 9 साल 10 साल 13 साल में उम्र में वैक्सीन दे रहे हो, और उसका आपका जो असर है वो आप 50 साल की उम्र में जाके देख पाओगे। तो अभी तक तो वैक्सीन जितने भी ट्रायल अभी किए हैं इन्होंने इन्होंने ट्रायल तो इतने लंबे अरसे तक का नहीं किया है। 20 साल 30 साल वेट करना पड़ेगा देखने के लिए एंड पॉइंट की, अगर जिनको वैक्सीन दिया और जिनको वैक्सीन नहीं दिया। जिनको वैक्सीन दिया है उनमें कैंसर कम हो रहा है क्या, सर्वाइकल कैंसर, तो ऐसा तो अभी संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, कुछ सरोगेट मेजर लिया है। सरोगेट मेजर माने आगे को हम नहीं तौल सकते हैं तो हम बीच का कुछ मेजर ले लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि वायरस क्लियरेंस लिया है, या ये कुछ एचपीवी वायरस से क्या होता है, इनिशियल इन्फेक्शन के बाद कभी थोड़े कुछ प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं जो कि हल्का सा अपने आप ठीक हो जाता है, जो कि अर्ली स्टेज C1N1 कहते हैं। C1N1 जो लीजन्स होते हैं उसको बहुत इसका क्लियरेंस हो जाता है वैक्सीन के बाद, उसको एंड पॉइंट लिया है। और उसका जो हायर ग्रेड के कैंसर है उसके ऊपर अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि ये एचपीवी वैक्सीन इससे प्रिवेंट होगा, और लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल नहीं है। तो ये एक इसमें कमी आ जाती है सबूत में। और दूसरा आ जाता है कि हमको साइड इफेक्ट्स भी नहीं मालूम, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं मालूम है। और तीसरा ये है कि ये जो वेस्टर्न कंट्री से हम इसको कॉपी कर रहे हैं, इसका हम नकल कर रहे हैं कि वहाँ 9 से 13 साल के बीच में लड़कियों को दिया जाता है, ये सोच के कि उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी चालू हो जाता है टीनेज में। तो हमारे देश में जो है एचपीवी वायरस का जो स्टडीज किए हैं ये हायर एज में मिलता है, कि 25-26 साल के बाद मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी इतने अर्ली नहीं स्टार्ट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि एचपीवी वायरस ही इसका कारण नहीं है सर्वाइकल कैंसर का। ये देखा गया है कि जेनाइटल हाइजीन है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, अनसेफ सेक्स है। आप जैसे जैसे दूसरी इन्फेक्शंस भी होंगे, संक्रामित दूसरे चीज से भी आप हो सकते हैं, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस, गोनोरिया, एचआईवी। उसके लिए आपको तो सिखाना है बच्चों को या यंग लोगों को कि मल्टीपल पार्टनर्स नहीं हो और सेफ सेक्स। तो ऐसे में पाया गया है कि जो लोग का हाई रिस्क नहीं है, जैसे आपके कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में 50% एचपीवी इन्फेक्शन पाए गए हैं, एचआईवी पेशेंट में 50% पाए गए हैं। पर जो कुछ दूसरे पॉपुलेशन में जहाँ पे इतना एक्टिविटी नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी, 1 से 2% पाए गए हैं। और वो जरूरी नहीं है कि एचपीवी वायरस इन्फेक्शन से कैंसर हो ही जाएगा। जैसे मैंने बताया कुछ लीजन्स होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म नहीं मालूम है कि ये वैक्सीन भी कितना प्रिवेंट करेगा। तो ये एक कमियां हो जाती है। तो दूसरा ये हो जाता है कि ये जो स्टडीज किए हैं इन्होंने 9 से 13 साल के बच्चों में वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं किए हैं, ओल्डर वुमेन में किए हैं एचपीवी वैक्सीन ट्रायल। और एंड पॉइंट को इन्होंने कैंसर नहीं लिया, क्योंकि कैंसर के लिए आपको 20 साल 30 साल रुकना पड़ेगा एंड पॉइंट देखने के लिए। उन्होंने खाली लिया है कि वायरल क्लियरेंस लिया है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स लिया है, और जो अर्ली लीजन्स को है वो क्लियरेंस लिया है। तो वो जैसे वो स्ट्रॉन्ग मार्कर नहीं है इसका वैक्सीन एफिकेसी का। स्ट्रॉन्ग स्टडीज के लिए आपको 20 साल 30 साल तक फॉलो अप करना पड़ेगा। तो ये एक तो किया है कि इन्होंने यंग गर्ल्स में नहीं किया है, और वैक्सीन आप यंग गर्ल्स में दे रहे हो, और स्टडी आपने एल्डरली में। तो ये एक कुछ कमियां रह जाती है इसमें कि ओल्डर वुमेन में जो है, यंग वुमेन में भी वो वैक्सीन का वैसा प्रभाव होगा कि नहीं। और दूसरी बात है, इंडिया में कोशिश किया था इन्होंने ट्रायल 2009 में, एचपीवी वैक्सीन ट्रायल किया था। पाथ फाउंडेशन है और गेट्स फाउंडेशन और आईसीएमआर ने मिलके आंध्र प्रदेश और गुजरात में कुछ ट्राइबल एरिया में ट्रायल चालू किया था। और इसमें कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों का डेथ हो गया था, और उससे काफी बवाल हो गया था, काफी ये लोगों में नाराजगी हो गया था वहाँ पे। हालांकि वो जो स्पॉन्सर्स थे स्टडी के या जो आईसीएमआर थे, उन्होंने कहा कि ये तो डेथ कोइंसिडेंटल है। तो पर लोगों ने काफी प्रभाव ये डाला, जोर डाला, पॉलिटिकल ये हो गया। तो उसमें फिर क्या हुआ कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसका रिपोर्ट है। अगर ऑन एचपीवी वैक्सीन ट्रायल इन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का 2013 में रिपोर्ट उन्होंने
जांच पड़ताल किया था ये ट्रायल कैसे किया है, उन्होंने पाया था कि ये ट्रायल में काफ़ी एथिकल वायलेशंस हुए हैं, और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोला था कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और आईसीएमआर और जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने अपना जिम्मेदारी ठीक से निभाया नहीं है, और इसमें कोई हाई लेवल कमेटी का इंक्वायरी होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इसमें जांच होना चाहिए। 2013 में उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में इसका रिपोर्ट को पेश किया था, और 10 साल हो गए हैं, अभी तक तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, और अभी उल्टा एचपीवी वैक्सीन के बारे में बातचीत चल रहा है कि इसको आप नेशनल प्रोग्राम में इंक्लूड करें इसको। और मैं एक अभी जो बहुत अच्छा एविडेंस आया है, एक रिसेंट साइंटिफिक पेपर आया है, और ये पेपर जो पब्लिश हुआ है इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये किसको कोई फार्मा कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। तो ये पेपर मैं हर किसी को पढ़ने के बाद बोलूँगा, और अच्छे सिंपल वर्ड्स में लिखा है, और ये पेपर बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल में पब्लिश हुआ है। जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन। ये 21 जनवरी 2020 में ये पेपर ऑनलाइन पब्लिश हुआ है, और वॉल्यूम 113 इशू नंबर 2। पेपर का टाइटल है विल एचपीवी वैक्सीन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। ऑथर है क्लेरे पी रीस, REES। तो ये पेपर में बहुत जो चीज़ें मैंने अभी बात किया है, यही सब चीज़ें उन्होंने और विस्तार से समझाया है, साइंटिफिक तरीके से समझाया है कि आज के तारीख में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जो भी फॉलोअप हुए हैं 5 साल 6 साल या 10 साल तक हुए हैं, उससे हम बता नहीं सकते हैं कि ये वैक्सीन से हम कितना सर्वाइकल कैंसर से हम प्रोटेक्शन दे पाएंगे। और हालांकि वैक्सीन देने के बाद भी रिकमेंडेशन ये नहीं है कि स्क्रीनिंग बंद हो जाए। हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग सर्विसेज बहुत कम लोगों को अवेलेबल होता है। तो 40 साल 45 साल के बाद हर साल कम से कम पैप स्मीयर होता है, एक छोटा सा टेस्ट होता है जिससे कि हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर का। तो उसके ऐसे कुछ कंट्रीज है जहाँ पे स्क्रीनिंग किया है, और उन्होंने स्टडीज किए हैं, पता चला कि जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोग्राम लागू है, वुमेन को ईयरली चेकअप हो जाता है, तो वहाँ पे वैक्सीन से कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलने का संभावना नहीं है। तो ये पेपर जरूरी इसलिए है क्योंकि मेरे खुद के जो मेरे दूसरे कलीग्स हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरे खुद के बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे मैं बात करता था, कई 2-3 साल से बात कर रहा हूँ एचपीवी वैक्सीन के बारे में। तो उनका मत यही था कि ये तो देना ही चाहिए, क्योंकि उन लोग तो कैंसर केस देखते देखते वो उनको इतना नहीं समझ है पूरे लार्ज बिग पिक्चर का। तो वो कहते हैं कि ये वैक्सीन देना है। उनमें से मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, वो टीवी में भी आके एचपीवी वैक्सीन के बारे में ये कह रहे थे कि इसको देना चाहिए नेशनल प्रोग्राम में। तो उनसे मैंने बातचीत किया, उनको मैंने ये पेपर भी पढ़ने को दिया, और वो पेपर, ये वाला पेपर पढ़ने के बाद उनका भी मत थोड़ा सा बदल गया। वो कह रहे हैं कि हाँ, अभी मैं मानता हूँ कि इसका एविडेंस 100% नहीं है, और इतने कम एविडेंस पे इसको नेशनल प्रोग्राम में नहीं इंक्लूड करना चाहिए। इसको जिसको लेना है बेशक ले, अपना जो ये सब सोच समझ के, और अपने जो जैसे मैंने बताया कि ये पेपर भी पढ़ सकता है, खुद निर्णय ले उसका रिस्क कितना है, उसका ये कितना है। और जहाँ तक अगर आपका हाई रिस्क बिहेवियर नहीं करो तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, और ईयरली जांच करो तो कम हो जाता है। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए आपको और स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। तो वो भी, उनका भी मत बदल गया है, जो कि टीवी में आके एक बार ये भी दिए थे इंटरव्यू कि इसको देना चाहिए, उनका भी मत बदल गया है। तो ये पेपर को जरूर पढ़िएगा और अपना निर्णय खुद लीजिए। धन्यवाद।